Hello friends, I am Priya, JIIB and CIIB 10-year experience expert. I am a banker. In this session, we are going to understand Human Resource Management, Module A, Chapter 3, Understand Strategic Change Management in a simple, practical and exam-oriented way. Let's start. तो अब हम स्लाइड नंबर 1 पर हैं। जी, स्लाइड की हेडिंग है नेविगेटिंग द फ्लक्स, अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। Navigating the Flux. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बदलाव के प्रवाह को समझना, संगठनात्मक परिवर्तन के लिए एक खाका या योजना। तो एक तरह से ये प्लेबुक हमें सिखाएगी कि किसी भी संगठन में बदलाव को कैसे मैनेज किया जाए। अच्छा, एक ब्लूप्रिंट की तरह। बिल्कुल। अब सब हेडिंग पढ़ते हैं। फ्रॉम थ्योरी टू एप्लीकेशन, स्ट्रैटेजीज, फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स फॉर मास्टरिंग द ह्यूमन साइड ऑफ चेंज। तो मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके भी। हाँ, इसका अर्थ है कि हम सिर्फ सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसे लागू करने के तरीके भी सीखेंगे। इसमें स्ट्रैटेजी, फ्रेमवर्क और टूल्स ये सब शामिल होंगे जो बदलाव के मानवीय पक्ष मतलब ह्यूमन साइड को संभालने में मदद करेंगे। ह्यूमन साइड, ये बहुत जरूरी है। जी, और फुटर टेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रैटेजी सीरीज बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन चेंज मैनेजमेंट। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक आंतरिक रणनीति श्रृंखला का हिस्सा है और चेंज मैनेजमेंट की जो सबसे अच्छी प्रथाएं हैं ये उस पर आधारित है। समझ गई, बेस्ट प्रैक्टिसेस पर आधारित। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। अब हम स्लाइड नंबर 2 पर हैं। जी, डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परिवर्तन के दायरे को परिभाषित करना। तो बदलाव का स्कोप क्या है वो हम यहाँ समझेंगे। बिल्कुल। पहला सेक्शन है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मॉडिफिकेशन इन एनी और ऑल द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड बाय वर्ड इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, ये डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है संगठन के किसी भी या सभी आंतरिक वातावरण में होने वाला संशोधन या बदलाव। आंतरिक वातावरण मतलब? उसे ही ये बुलेट पॉइंट समझाते हैं। पहला है स्ट्रक्चर। इसका मतलब है संगठन का ढांचा, जैसे कि हायरार्की या रिपोर्टिंग सिस्टम। अच्छा। टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल सेटिंग्स, यानी नई तकनीक, कोई नया सॉफ्टवेयर, मशीनें या ऑफिस का माहौल। और तीसरा? ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें कर्मचारियों की भूमिकाएं, उनके कौशल यानी स्किल्स और कंपनी का कल्चर, ये सब आता है। ठीक है, तो ये हुआ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब चेंज मैनेजमेंट क्या है? सही सवाल। दूसरा सेक्शन है चेंज मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन है The methods and manners used to describe and implement change in internal external processes. यानी वो तरीके जिनसे बदलाव लागू किया जाता है। हाँ, ये उन तरीकों और प्रक्रियाओं के बारे में है जिनका उपयोग संगठन के आंतरिक या बाहरी प्रक्रियाओं में बदलाव को लागू करने के लिए किया जाता है। इसके 3 चरण हैं। 3 चरण? प्री-चेंज, प्रिपेयरिंग एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉइज, मतलब बदलाव से पहले कर्मचारियों को तैयार करना और उनका समर्थन करना। ये बहुत जरूरी है। बहुत। दूसरा चरण 2, ड्यूरिंग एस्टैब्लिशिंग नेसेसरी स्टेप्स, यानी बदलाव के दौरान जो भी आवश्यक कदम है वो उठाना। और तीसरा? 3, पोस्ट चेंज, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब बदलाव के बाद सफल कार्यान्वयन के लिए सभी गतिविधियों की निगरानी करना। ठीक है, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। अब हम स्लाइड नंबर 3 पर हैं। जी। द पल्स ऑफ चेंज, मार्केट ट्रेंड्स एंड प्रायोरिटीज, यानी बदलाव की नब्ज, बाजार के रुझान और प्राथमिकताएं। बिल्कुल। सब हेडिंग कहती है बेस्ड ऑन प्रोसाइज 2009 बेस्ट प्रैक्टिसेस इन चेंज मैनेजमेंट बेंचमार्किंग रिपोर्ट। तो ये जानकारी प्रोसाई की 2009 के एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर आधारित है, इसे याद रखिए। प्रोसाइज 2009 रिपोर्ट, ठीक है। इसमें पहला ग्रुप है स्ट्रेटेजिक रिकग्निशन। पॉइंट 1 है ग्रेटर रिकग्निशन ऑफ नीड, मतलब कंपनियों को अब ज्यादा समझ आ रहा है कि बदलाव की जरूरत है। सही। पॉइंट 2, डेडिकेशन ऑफ असाइन्ड रिसोर्सेज, इसके लिए अलग से रिसोर्स भी दिए जा रहे हैं। हाँ, बदलाव के लिए विशेष संसाधन जैसे टीम, बजट, ये सब समर्पित किए जा रहे हैं। पॉइंट 3, चेन सैचुरेशन, रिकग्नाइजिंग लिमिट्स। चेन सैचुरेशन, ये क्या है? इसका मतलब है कि कंपनियां ये भी पहचान रही हैं कि एक साथ बहुत ज्यादा बदलाव कर्मचारियों पर भारी पड़ सकता है और उसकी एक सीमा होती है। अच्छा, कि लोग थक जाते हैं। बिल्कुल। अब दूसरा ग्रुप कॉम्पिटेंसीज एंड स्टैंडर्डाइजेशन। पॉइंट 4 है कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, यानी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना। जी, कर्मचारियों में बदलाव को संभालने की क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। पॉइंट 5, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेंज मैनेजमेंट ग्रुप। इसके लिए अलग से टीमें भी बन रही हैं। हाँ,
बदलाव को मैनेज करने के लिए समर्पित समूह या टीमें बनाई जा रही हैं। पॉइंट 6, स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी अप्रोच, मतलब बदलाव को लागू करने के लिए एक मानक पद्धति अपनाई जा रही है। एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस। जी। तीसरा ग्रुप है इंटीग्रेशन एंड एग्जीक्यूशन। पॉइंट 7, यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड टूल्स फॉर पीपल साइड। लोगों को मैनेज करने के लिए अब टूल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, व्यवस्थित उपकरणों का उपयोग हो रहा है। पॉइंट 8, एप्लीकेशन ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, यानी चेंज मैनेजमेंट को विशिष्ट प्रोजेक्ट्स पर लागू किया जा रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। ये तो बहुत लॉजिकल है। मोर। पॉइंट 10, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफ इनिशिएटिव्स। इसका मतलब है सभी पहलों यानी इनिशिएटिव्स का एक पोर्टफोलियो बनाकर उन्हें मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, समझ गई। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। अब हम स्लाइड नंबर 4 पर हैं। हेडिंग है द एंटागनिस्ट, अंडरस्टैंडिंग रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को समझना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। बॉक्स में एक डेफिनेशन दी गई है, इसे ध्यान से सुनिए। Resistance to change can be defined as any obstacle that becomes an impediment to implementing change. ये डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कोई भी बाधा जो बदलाव को लागू करने में रुकावट बने। सही। इसका अर्थ है बदलाव के प्रति प्रतिरोध को किसी भी ऐसी बाधा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बदलाव को लागू करने में रुकावट बनती है। तो मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है इसमें? यही सब हेडिंग है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली लाइन है Executives must not view resistance as failure, but as a dynamic to be managed. They must. अच्छा, तो इसे विफलता नहीं मानना है। नहीं, अधिकारियों को प्रतिरोध को एक विफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए जिसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है। उन्हें कुछ चीजें करनी चाहिए। जैसे कि? पहला बुलेट पॉइंट, फैसिलिटेट एंड एनेबल द चेंज, मतलब बदलाव को सुगम बनाना और उसे संभव करना। दूसरा? व्यू द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली, यानी स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखना। और तीसरा? हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द रीजंस, एम्स एंड वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली। इसका मतलब है लोगों को बदलाव के कारणों, लक्ष्यों और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के तरीकों को समझने में मदद करना। ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। अब हम स्लाइड नंबर 5 पर हैं। हेडिंग 6 स्ट्रैटेजीज फॉर ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। प्रतिरोध पर काबू पाने की 6 रणनीतियां। हाँ, और सब हेडिंग है फ्रेमवर्क, कॉटर एंड श्लेसिंगर 1979। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है, इसे याद रखिए। कॉटर एंड श्लेसिंगर 1979, ठीक है। अब एक एक करके 6 रणनीतियों को पढ़ते हैं। पहली, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका डिस्क्रिप्शन है द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब लोगों को शिक्षित करना और संवाद करना समझ का आधार है। पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, डिस्क्रिप्शन एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स अर्ली, हितधारकों को शुरू में ही शामिल करना, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। सपोर्ट इन फैसिलिटेशन, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू कोप, लोगों को बदलाव से निपटने के लिए संसाधन देना, जैसे ट्रेनिंग। अग्रीमेंट एंड नेगोशिएशन, डिस्क्रिप्शन रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस थ्रू इंसेंटिव्स, यानी प्रोत्साहन देकर प्रतिरोध को कम करना। कोऑप्टेशन एंड मैनिपुलेशन, डिस्क्रिप्शन ब्रिंगिंग रेजिस्टर्स इनटू द फोल्ड, कॉशन। विरोध करने वालों को प्रक्रिया में शामिल करना। पर यहाँ कॉशन क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ये चालाकी लगे तो उल्टा असर हो सकता है। समझ गई। और आखिरी? कोवर्जन, डिस्क्रिप्शन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फोर्स, लास्ट रिजॉर्ट, बल का प्रयोग, और ये अंतिम उपाय होना चाहिए। जी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बल का प्रयोग, यह लास्ट रिजॉर्ट यानी अंतिम उपाय ही होना चाहिए। ठीक है। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी। अब हम स्लाइड नंबर 6 पर हैं। हेडिंग है द चेंज एजेंट प्रोफाइल। चेंज एजेंट, ये कौन होता है? चेंज एजेंट वह व्यक्ति होता है जो बदलाव लाने में मदद करता है। सब हेडिंग है बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाइड बाय डेव उल्ड्रिच। तो यह प्रोफाइल डेव उल्ड्रिच द्वारा पहचानी गई क्षमताओं पर आधारित है। अच्छा, तो क्या क्षमताएं होनी चाहिए एक चेंज एजेंट में? पॉइंट 5 है। पहली, विजनरी, एंश्योर द विजन इज आर्टिकुलेटेड क्लियरली, मतलब दूरदर्शी, यह सुनिश्चित करना कि विजन स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। ठीक है। रिलेशनल, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद क्लाइंट्स, स्टेक होल्डर्स, मतलब संबंध परक, ग्राहकों और हितधारकों के साथ मजबूत संबंध बनाना।
रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। डायग्नोस्टिक, द एबिलिटी टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली, यानी नैदानिक, समस्याओं का सटीक रूप से निदान करने की क्षमता। ठीक है। चौथी, सेट अ लीडरशिप एजेंडा। मतलब रणनीतिक, एक नेतृत्व एजेंडा निर्धारित करना। और पांचवी, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स टू अचीव चेंज गोल्स, मतलब परिचालन, समस्याओं को हल करना और बदलाव के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं को लागू करना। तो सिर्फ सोचना नहीं, करना भी है। बिल्कुल। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। अब हम स्लाइड नंबर 7 पर हैं। हेडिंग है द 3 phases ऑफ प्लान चेंज। नियोजित परिवर्तन के 3 चरण। जी, सब हेडिंग है अ रोड मैप फॉर असेसिंग नीड, प्लानिंग डिटेल एंड एक्सिक्यूटिंग मोमेंटम। अब 3 चरण देखते हैं। पहला चरण, प्रिपरेशन, अनफ्रीजिंग। इसका डिस्क्रिप्शन है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ फेल्ट नीड फॉर चेंज अमंग द वर्कफोर्स, असेसिंग द नेसेसिटी। अनफ्रीजिंग मतलब बर्फ पिघलाने जैसा। हाँ, इस चरण में मैनेजमेंट कर्मचारियों के बीच बदलाव के लिए एक महसूस की गई जरूरत पैदा करता है और आवश्यकता का आकलन करता है। इसे अनफ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है। और दूसरा चरण, इनिशिएशन, मूविंग। डिस्क्रिप्शन, द एक्चुअल चेंजेस कैरीड आउट। Success relies on seeking and enlisting cooperation and support from influencers. तो इसमें असली बदलाव होता है, इसे मूविंग कहते हैं। जी, सफलता सहयोग और प्रभावशाली लोगों के समर्थन पर निर्भर करती है। और तीसरा और आखिरी चरण, स्टेबलाइजेशन। रीफ्रीजिंग। डिस्क्रिप्शन, मैनेजमेंट इंश्योर्स चेंज कंफर्म्स टू ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेबलाइजेस टू प्रिवेंट रिग्रेशन। रीफ्रीजिंग मतलब नए आकार में जमा देना। बिल्कुल। मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि बदलाव उद्देश्यों के अनुरूप हो और इसे स्थिर किया जाए ताकि पुरानी स्थिति में वापसी ना हो। इसे रीफ्रीजिंग कहते हैं। अनफ्रीज, मूव, रीफ्रीज, बहुत सीधा मॉडल है। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी, अब हम स्लाइड नंबर 8 पर हैं। हेडिंग है कॉटर स्टेप्स 1-3, क्रिएटिंग द क्लाइमेट फॉर चेंज। ये जॉन कॉटर का मशहूर मॉडल है। हाँ, उनके 8 स्टेप मॉडल का यह पहला भाग है। सब हेडिंग है और रोड मैप फॉर एस्टैब्लिशिंग द फाउंडेशन फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बदलाव के लिए माहौल बनाने पर केंद्रित है। पहला स्टेप क्या है? 1. Increase urgency. Description. Assemble the right people with emotional commitment, skill mix and authority levels. लोगों में तात्कालिकता की भावना पैदा करना। सही। लोगों को प्रेरित करें, उद्देश्यों को वास्तविक और प्रासंगिक बनाएं और डर या अवसर को कार्रवाई की प्रेरणा में बदलें। Step 2. टू बिल्ड द गाइडिंग टीम। हाँ, भावनात्मक प्रतिबद्धता, सही कौशल और अधिकार वाले सही लोगों की एक टीम बनाना। और स्टेप 3, 3. Get the vision right. Description. Establish a simple vision and strategy. Focus on emotional and creative aspects to drive efficiency. एक सरल विजन और रणनीति स्थापित करना। जी, और दक्षता बढ़ाने के लिए भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो अर्जेंसी, गाइडिंग टीम और विजन, ये पहले 3 कदम है। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। अब हम स्लाइड नंबर 9 पर हैं। हेडिंग क्वार्टर स्टेप्स 4 to 6, engaging and enabling the organization. अब संगठन को शामिल करने और सक्षम बनाने की बारी। हाँ, ये मॉडल का दूसरा भाग है। सब हेडिंग है अ रोड मैप फॉर इन्वॉल्विंग द ऑर्गेनाइजेशन, रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स एंड जनरेटिंग मोमेंटम। तो स्टेप 4 क्या है? 4. Communicate for buy-in. Description. Involve as many people as possible. Communicate essentials simply to appeal to people's needs. ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करें और सरलता से बात करें। बिल्कुल। Step 5. Empower action. Description. Remove obstacles, enable constructive feedback and provide significant leadership support. Reward progress. बाधाओं को दूर करना और लोगों को सशक्त बनाना। जी, रचनात्मक प्रतिक्रिया को सक्षम करें, नेतृत्व का समर्थन प्रदान करें और प्रगति को पुरस्कृत करें। और स्टेप 6, छोटी छोटी जीत हासिल करना। हाँ, छोटे लक्ष्य निर्धारित करें जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। इससे गति दिखती है और मनोबल बढ़ता है। ये बहुत जरूरी है। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी। अब हम स्लाइड नंबर 10 पर हैं। हेडिंग है क्वार्टर स्टेप्स 7-8, इम्प्लीमेंटिंग एंड सस्टेनिंग। ये आखिरी 2 स्टेप्स हैं। हाँ, ये क्वार्टर मॉडल का अंतिम भाग है। सब हेडिंग A roadmap for ensuring change is implemented fully
and deeply ingrained in the organization's culture. यह बदलाव को लागू करने और बनाए रखने पर केंद्रित है। तो स्टेप 7 7. Don't let up. Description: Foster determination and persistence. Encourage ongoing progress reporting. Highlight both achieved and future milestones. हार ना माने और गति बनाए रखें। सही। दृढ़ संकल्प और दृढ़ता को बढ़ावा दें। निरंतर प्रगति रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करें और प्राप्त और भविष्य के मील के पत्थर दोनों को उजागर करें। और आखिरी स्टेप 8 8. Make change stick. Description: Reinforce the value via recruitment, promotion, and new change leaders. Explicitly weave change into culture. बदलाव को संस्कृति का हिस्सा बनाना। बिल्कुल। भर्ती, पदोन्नति और नए चेंज लीडर्स के माध्यम से बदलाव के मूल्यों को मजबूत करें और बदलाव को स्पष्ट रूप से संस्कृति में शामिल करें। तो ये थे कॉटर के 8 स्टेप्स। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। अब हम स्लाइड नंबर 11 पर है। हेडिंग है द 4 पिलर्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। सफल कार्यान्वयन के 4 स्तंभ। ये एक मंदिर जैसा दिख रहा है। हाँ, यह स्लाइड एक मंदिर जैसी संरचना का उपयोग करके इन 4 स्तंभों को दर्शाती है। पहला स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ है प्रेशर फॉर चेंज। डिस्क्रिप्शन: एक्सटर्नल इंटरनल ड्राइविंग फोर्स। यानी बदलाव के लिए दबाव जो बाहरी या आंतरिक हो सकता है। सही। दूसरा स्तंभ है क्लियर शेयर्ड विजन। डिस्क्रिप्शन: यूनिफाइड डायरेक्शन। एक स्पष्ट और साझा दृष्टिकोण जो सभी को एक दिशा देता है। तीसरा स्तंभ है कैपेसिटी फॉर चेंज। डिस्क्रिप्शन: रिसोर्सेज एंड स्किल्स। जी। और चौथा स्तंभ है एक्शन एंड परफॉर्मेंस। डिस्क्रिप्शन: मेजरेबल आउटकम्स। कार्रवाई और प्रदर्शन जिसके परिणाम मापे जा सकते हैं। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। अब हम स्लाइड नंबर 12 पर हैं। हेडिंग है टूल किट, रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग। एक टूल किट। हाँ। सब हेडिंग है रिजॉल्विंग प्रोसेस एम्बिग्यूटी थ्रू रोल क्लैरिफिकेशन, यानी भूमिका स्पष्टीकरण के माध्यम से प्रक्रिया की अस्पष्टता को हल करना। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है आइडेंटिफाइंग फंक्शनल एरियाज विद प्रोसेस एम्बिग्विटीज एंड रिजॉल्विंग देम थ्रू क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। मतलब उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां अस्पष्टता है और उन्हें विभिन्न विभागों के सहयोग से हल करना। बिल्कुल। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। पहला, क्लियरली स्टेट्स प्रोसीजरल स्पेसिफिकेशंस। यह प्रक्रियात्मक विशिष्टताओं को स्पष्ट रूप से बताता है। ठीक है। क्लैरिफाइज रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, या भूमिकाओं और अपेक्षाओं को स्पष्ट करता है। और तीसरा, इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी एंड टीम वर्क। यह जवाबदेही और टीम वर्क में सुधार करता है। यहाँ एक टेबल भी है। हाँ, मैं टेबल का वर्णन करता हूँ। इसके की एलिमेंट्स हैं टास्क्स वर्सेस स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। यह एक टेबल है जिसमें पंक्तियों में डिसीजन टास्क 1, 2, 3 हैं और कॉलम में स्टेक होल्डर A, B, C, D हैं। हर सेल में R, A, C या I अक्षर लिखे हैं जो प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक हितधारक की भागीदारी को दर्शाते हैं। RACI मॉडल जैसा। जी, वही है। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। अब हम स्लाइड नंबर 13 पर हैं। केस स्टडी, ओमेगा बैंक्स डिजिटल टर्नराउंड। एक केस स्टडी अच्छा है। पहला भाग है द चैलेंज। Audit reports revealed inefficiencies in loan documentation and high turnaround times. तो ओमेगा बैंक की चुनौती थी कि ऑडिट रिपोर्ट में लोन दस्तावेजीकरण में अक्षमताओं और ज्यादा समय लगने का पता चला। सही। अब देखते हैं द इंटरवेंशन। स्टेप 1, CEO presented compliance risks and penalties, और इससे जुड़ा फ्रेमवर्क है प्रेशर फॉर चेंज। ये तो क्वार्टर का स्टेप 1 जैसा है, अर्जेंसी बनाना। बिल्कुल। स्टेप 2, ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल फॉर्म्ड, ऑप्स, IT, HR, रिस्क। इसका फ्रेमवर्क है कैपेसिटी फॉर चेंज। गाइडिंग टीम बन गई। हाँ। स्टेप 3, विजन, जीरो एरर फुली डिजिटल लोन प्रोसेसिंग विद इन 24 आवर्स। इसका फ्रेमवर्क क्लियर शेयर्ड विजन। एकदम साफ विजन। जी। और स्टेप 5, एम्पावर एक्शन, रिमूव्ड मैनुअल चेक पॉइंट्स एंड लेगेसी रूल्स। फ्रेमवर्क, एक्शन एंड परफॉर्मेंस। बाधाओं को हटाया। यहाँ स्टेप 4 नहीं है। नहीं, स्लाइड पर स्टेप 4 नहीं है, इसलिए हम उसे छोड़ रहे हैं। अब देखते हैं द रिजल्ट। परिणाम क्या रहा? पायलट जोन्स अचीव्ड 60% रिडक्शन इन प्रोसेसिंग टाइम। 60% की कमी, ये तो बहुत अच्छा है। और स्केल्ड इनिशिएटिव
and integrated digital competencies into promotion criteria. तो इस हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप प्रोसेसिंग समय में 60% की कमी आई और डिजिटल क्षमताओं को पदोन्नति मानदंडों में एकीकृत किया गया। बहुत सफल केस स्टडी है। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। अब हम स्लाइड नंबर 14 पर हैं। हेडिंग सिनेरियो एनालिसिस, डिसाइफरिंग द स्ट्रेटजी। रणनीति को समझना। इसमें 4 बॉक्स हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला बॉक्स, द कैटलिस्ट। सिचुएशन, रोबोटो रेगुलर CEO प्रेजेंट्स कंप्लायंस रिस्क्स एंड पेनल्टीज। और इसका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है कन्वर्टिंग फियर इनटू स्ट्रक्चर्ड अर्जेंसी, क्वार्टर स्टेप 1। सही। दूसरा बॉक्स, मेजरिंग सक्सेस। सिचुएशन, एम्प्लॉइज ट्रैक KPIs एंड अचीव रिजल्ट्स। अलाइंस विद एक्शन एंड परफॉर्मेंस पिलर। बिल्कुल। तीसरा बॉक्स, सस्टेनिंग मोमेंटल। सिचुएशन, काउंसिल शेड्यूल्स वीकली रिव्यूज एंड शेयर्स KPIs। इसका एनालिसिस है डोंट लेट अप, क्वार्टर स्टेप 7 टू सस्टेन एक्सेलरेशन। गति बनाए रखना। और चौथा बॉक्स, हैंडलिंग इग्नोरेंस। सिचुएशन, रेजिस्टेंस कॉज्ड बाय लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसका समाधान, सोल्यूशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, क्वार्टर एंड स्लेसिंगा। जी, जानकारी की कमी से हुए प्रतिरोध का समाधान शिक्षा और संचार है। ठीक है। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी, आखिरी स्लाइड। अब हम स्लाइड नंबर 15 पर हैं। हेडिंग है द एग्जीक्यूटिव मैंडेट, कार्यकारी आदेश। यहाँ एक कोटेशन है, इसे शब्दशः पढ़ता हूं। ये लाइन एज इट इज याद रखिए। द मैनेजर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैसिलिटेट एंड एनेबल चेंज, अंडरस्टैंड द सिचुएशन फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट एंड हेल्प पीपल अंडरस्टैंड रीजंस, एम्स एंड वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली। ये तो मैनेजर की पूरी जिम्मेदारी को सारांशित कर देता है। बिल्कुल। बदलाव को सुगम बनाना, स्थिति को निष्पक्ष रूप से समझना और लोगों को सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में मदद करना। और ये एरो डायग्राम? एरो डायग्राम कहता है लेवरेज फ्रेमवर्क्स, एम्पावर एजेंट्स, यूटिलाइज टूल्स। यानी फ्रेमवर्क का लाभ उठाएं, एजेंट्स को सशक्त बनाएं और सही उपकरणों का उपयोग करें। जी, और अंतिम वाक्य, चेंज इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ कैपेबिलिटी। मूव फ्रॉम रिएक्टिंग टू फ्लक्स टू मास्टरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। बदलाव कोई एक घटना नहीं है, ये एक क्षमता है। सही। हमें बदलाव पर केवल प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़कर परिवर्तन में महारत हासिल करनी है। बहुत शक्तिशाली विचार है। इस स्लाइड का कोई भी टेक्स्ट शेष नहीं है। Friends, I hope this was helpful. Let us know your thoughts in the comments. If you appreciate this effort, please like the video and share it with your fellow learners. Keep learning, like, share, subscribe, and if you have any suggestions or advice, please comment below. Hello